हेलो डियर व्यूवर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कैंपस बाय रियाज। और आज हम आप लोगों के लिए हिंदी का अगला चैप्टर लेकर के आए हैं, जो है वर्णमाला। क्या होता है वर्णमाला? देखिए, वर्णमाला किसी एक या अनेक भाषाओं किसी एक या अनेक भाषाओं को लिखने के लिए किसी एक या अनेक भाषाओं को लिखने के लिए प्रयुक्त मानक प्रतीकों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी एक या अनेक भाषाओं किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो प्रयुक्त मानक चिन्ह होते हैं, प्रतीक होते हैं, उनके जो क्रमबद्ध समूह, जो समूह क्रम से एक समूह लिखा होता है, उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में आपने स्वर भी देखा, व्यंजन भी देखा। ये सब वर्णों की एक माला है जो माला के रूप में पिरोई होती है। तो अब इन्हीं हम वर्णमाला में ये दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर है, एक व्यंजन है। तो अब इसको ना समझ करके सबसे पहले हम भाषा की मतलब सबसे छोटी इकाई समझेंगे, उसके बाद हम स्वर पे आएंगे और स्वर और व्यंजन समझेंगे। तो जो भाषा होती है, सबसे पहले हमें भाषा समझनी होती है। भाषा क्या होती है? जो भाषा होती है, देखिए भाषा को कितने भागों में बांटा गया। क्या होता है भाषा? अपने विचारों को हम जिस माध्यम में अभिव्यक्त करते हैं, अपने विचारों को हम जिस किसी भी माध्यम में अभिव्यक्ति करते हैं, उसको बोलते हैं, वही हमारी भाषा हो जाती है। जिस भी बहुत से लोग अलग अलग भाषा में बोलते हैं, क्योंकि वो अपनी अभिव्यक्ति को किसी भी भाषा में करते हैं, तो वही उनकी भाषा हो गई। तो अब भाषा को हम तीन भागों में बांटते हैं। भाषा को हम तीन भागों में बांटते हैं। एक होता है मौखिक, एक होता है मौखिक रूप, एक होता है लिखित रूप, और एक होता है सांकेतिक रूप। भाषा को तीन भागों में बांटते हैं। एक मौखिक रूप। मौखिक क्या है? जो हम यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं वो मौखिक है, जो बोल रहे हैं सिर्फ मौखिक है। लेकिन हम जो लिख करके दे रहे हैं, यहाँ पर ये लिख रहे हैं, यह लिखित है। और संकेतों के माध्यम से हम अगर कुछ आपको समझा रहे हैं तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। तो हमें आशा है कि भाषा के बारे में आप समझ गए होंगे। तीन प्रकार की भाषा होती है। एक होती है मौखिक, एक लिखित और एक सांकेतिक भाषा होती है। अब भाषा हम जब बोलते हैं तो सबसे पहले क्या आया? सबसे छोटी उसकी इकाई कौन सी है? तो उस भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, और यह मौखिक भाषा की इकाई होती है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो ध्वनि आप समझ गए होंगे इसके। और ये हमें दिखाई नहीं पड़ती, इसको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं। जैसे कोई भी हम बोल रहे हैं, ये आपको सुनाई पड़ रहा है, लेकिन हमारी बोली आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। ये शब्द दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ये शब्द सिर्फ हमें सुनाई पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले ध्वनि होता है। ध्वनि के बाद हम अगर मौखिक लिखित भाषा में आते हैं, तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है।
लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है। और वर्ड के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ड वो होता है जिसके टुकड़े भी हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई वर्ड आ जाए, आ का टुकड़ा नहीं किया सकता, क ख ग घ, तो ये बिना इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। और इसमें अगर हम आ लगा देंगे, मतलब ये स्वर के साथ मिलकर बना होता है। अगर स्वर ना हो तब अगर क लिखा हुआ है तो इसके टुकड़े हम नहीं करेंगे, ये अपने आप में पूर्ण होता है। कौन? वर्ड कौन कौन से होते हैं? स्वर में भी होते हैं और व्यंजन, दोनों सब वर्ड कहलाते हैं, जो अक्षर होता है। और वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। इसमें वर्ण कितने? पहले वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन होता है। और वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। और इसके बाद शब्द के बाद अगर कौन आता है? शब्द के बाद आता है पद। ये पद क्या होता है? वही जो शब्द है, अगर उन शब्दों को हम किसी वाक्य में प्रयोग कर दें तो वह पद कहलाता है। कोई भी शब्द जब तक वो अकेला है, जैसे आम एक शब्द है, लेकिन अगर हम आम को किसी वाक्य में लिख दें कि राम आम खाता है, तो राम आम खाता है, राम के साथ आम अब यहाँ पर जुड़ गया है, तो अब यह जो आम है यह पद बन गया। अभी इसके पहले हमने आम, अमरूद, इस तरीके के हमने बहुत से फलों के नाम, हम चाहे जिस फल का नाम ले लें, वो सारे क्या हो गए? शब्द हो गए। अगर उन शब्द को हम किसी वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो उसी को हम पद कहते हैं। तो पद का मतलब ये होता है, इनका लिंग, वचन, इन सब काल, इन सब के आधार पर इनमें परिवर्तन भी होता रहता है। शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं, उन्हीं शब्द को हम पद कहने लगते हैं। अब शब्द, अगर शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं और वाक्यों के सार्थक समूह को वाक्यों के सार्थक समूह को हम अनुच्छेद कहते हैं। वाक्यों के सार्थक समूह को हम अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ हिंदी में कहते हैं उसको। तो हमने ये देखा कि सबसे छोटी इकाई मौखिक भाषा की ध्वनि है, उसके बाद वर्ड लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, वर्णों के सार्थक समूह को हम कहते हैं। पद शब्दों का वाक्यों में प्रयोग होता है, वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं। अनुच्छेद वाक्यों के सार्थक समूह को कहते हैं। जब वाक्य सार्थक समूह में प्रयोग होकर के एक बड़ा भाग बन जाता है तो उसको हम कहते हैं अनुच्छेद। अब इसके बाद आता है कि स्वर। अब स्वर आप शुरू कर रहे हैं।
तो स्वर में हम आ से लेकर के आहा तक ये सभी स्वर देखिए। देखिए हम पूरे को गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कुल मिलाकर के 13 स्वर होते हैं। लेकिन जो 2 स्वर हैं अन और आहा, अगर हम इसको देखेंगे कि आ और ना दोनों मिल करके ये ना की ध्वनि निकालता है अन, और आहा मतलब आहा, तो दो शब्द से मिलकर बना, जिसमें हम इसको अयोग वाह कहते हैं। अयोग वाह में जो पहला अक्षर होता है वह स्वर होता है और दूसरा अक्षर जो होता है वह व्यंजन होता है अन आहा। तो ये दोनों को शब्द स्वर न मान करके इसको अयोग वाह कहा जाता है। ये दोनों अयोग वाह है। तो कुल मिलाकर के अगर हम 13 में से 2 घटा दें तो 11 हो जाएगा। वैसे भी कहीं कहीं इसको 10 ही माना जाता है। ऋण को भी, जो री है, री शब्द को भी हटा दिया जाता है, क्योंकि री रा से मिलकर बना हुआ है, तो कहीं कहीं इसको माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं इसको नहीं माना जाता है। कुल संख्या कहीं 10 बताई गई है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इसकी संख्या 11 ही सही है। तो कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। अब इसमें सभी में अब बहुत से और भी रूप होते हैं कि कौन सा लघु स्वर है, दीर्घ स्वर है, ये सब देखिए। सबसे पहले उच्चारण की के समय उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद, उच्चारण के आधार पर सबसे पहले हर्ष होता है, ह्रस्व होता है, उसके बाद दीर्घ होता है, उसके बाद संयुक्त होता है। देखिए उच्चारण के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हर्ष स्वर। हर्ष स्वर क्या होता है? जिसमें देखिए आ, ई, उ, री, हर्ष स्वर ये 4 प्रकार के होते हैं। आ, ई, उ, री। हर्ष स्वर में ये इसको मूल स्वर भी कहते हैं। यह मूल स्वर भी कहलाता है। और जो हर्ष स्वर है जो हर्ष स्वर है इसको मूल स्वर भी कहते हैं, या इसको हम लघु स्वर भी कहते हैं, या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर, लघु स्वर, हर्ष स्वर को हम आ, ई, उ, री, इन सब को हम मूल स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही मात्रा लगाई जाती है। और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है कि समान स्वर मिल करके जो बड़ा स्वर बनता है उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ का दीर्घ होगा
आ, ई, उ, आ, ई, उ, यह क्या है? दीर्घ स्वर है। जैसे आ मिल करके आ बराबर आ, तो आ मिल करके आ शब्द बनता, अक्षर बनता है। तो दीर्घ स्वर क्या है? जहां पर दो समान स्वर मिलकर के जो एक बड़ा स्वर बनाए उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये समान स्वर होते हैं, तो इसको हम दीर्घ स्वर को और किन नामों से जानते हैं? दीर्घ स्वर को हम द्विमात्रिक नाम से जानते हैं। द्विमात्रिक स्वर, सजातीय स्वर। द्विमात्रिक स्वर का मतलब होता है इसमें दो मात्राएं होती हैं। और सजातीय स्वर क्या होता है? सजातीय का मतलब होता है समान स्वर। जैसे आ, ई, दोनों ई मिल करके बड़ी ई बन गया, उ मिल करके बड़ा उ बन गया। तो यहाँ पर समान स्वर मिल करके एक दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। एक होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में असमान या विजातीय ये होते हैं। विजातीय जैसे हम इसके आगे लिख रहे हैं ए, ऐ, उ, औ। ये क्या है? आ और ई मिलकर के ए बन गया, आ और ई मिलकर के ऐ बन गया, उ मिलकर के उ मिलकर के ओ बन गया, उ मिलकर के औ बन गया। तो हम इसको कहेंगे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर ये है, दीर्घ स्वर ये है, हर स्वर ये है। अब संयुक्त स्वर को भी कुछ नामों से हम जानते हैं। तो संयुक्त स्वर, इसको द्विमात्रिक और विजातीय स्वर कहते हैं। ये भी यह एक विजातीय स्वर होता है। अपनी जात का ना होकर के दूसरी जात से मिल करके बना होता है। आ, ई मिल करके ए बन गया। तो इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, विजातीय स्वर भी कहते हैं, और इसको संधि स्वर भी कहा जाता है। स्वर, इसको संधि स्वर भी कहा जाता है। किसको? संयुक्त स्वर को। और जो प्लुत स्वर होता है, प्लुत स्वर वह स्वर होता है जिसमें हर स्वर, दीर्घ स्वर, इन सबसे ज्यादा जिसमें समय लगता हो। ऐसा स्वर जिसमें सर्वाधिक समय उसके उच्चारण में लगता है। जैसे आ, ये जो आ होता है इस के आकार का होता है, जिसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। जैसे ओम, मतलब ओ खींचा जा रहा है यहाँ पर ज्यादा। इसमें इसको उच्चारण करने में हमें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा दुगना समय लगता है। इसी को हम कहते हैं प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर समझ में आ गया होगा आपको। अब उच्चारण के आधार पर ये हो गया। लेकिन उच्चारण के आधार पर जो कुल शब्दों की संख्या है यह है 45। उच्चारण के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 45 है। 45 इसकी संख्या 45 संख्या है, जिसमें 45 में से व्यंजन 35 और व्यंजन 35 और स्वर 10। उच्चारण के आधार पर कुल संख्या इसकी 45 है और व्यंजनों की संख्या 35 है और स्वरों की संख्या 10 है। तो कुल मिलाकर के इसकी संख्या उच्चारण के आधार पर 45 हो गई। अब आएगा जीभ के भाग के आधार पर, जिह्वा के आधार पर।
जिह्वा के आधार पर या जीभ के भाग के आधार पर, तो जीभ के कई भाग में दो तीन भाग होते हैं जीभ के। एक होता है आगे का भाग, अग्र भाग जिसको हम कहते हैं, एक बीच का भाग होता है, एक पीछे का पश्च भाग होता है। तो अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। तो अग्र भाग में ई ए ऐ री, इसमें शब्द है, वर्ड है ई ए ऐ री। तो ये सब किसके हैं? अग्र भाग के हैं। उसके बाद मध्य भाग के आ वर्ड कहाँ इसका उच्चारण होता है? मध्य भाग में। और पश्च भाग में आ, उ, आ, उ, ओ, औ, ये सभी पश्च भाग के हैं। तो जिह्वा के आधार पर, जीभ के आधार पर हम देखेंगे। सबसे पहले हम आगे जो शब्द जीभ के आगे के भाग का उच्चारण जो होगा ई ए ऐ ऋण, और मध्य भाग का आ, पश्च भाग का आ, उ, ओ, औ, ये पश्च भाग का मतलब उच्चारण के आधार पर है। जीभ के पश्च भाग के आधार पर स्वरों के जो भेद हैं, मतलब कुल जिह्वा के आधार पर स्वरों के जो भेद हैं, अग्र भाग में, मध्य भाग में, पश्च भाग में, इन तीनों भाग को हमने बताया। अब आता है होठ की आकृति के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर दो भेद होते हैं, एक वृत्ताकार, इसके आधार पर दो भाग होते हैं, एक वृत्ताकार, एक अवृत्ताकार। एक होता है वृत्ताकार, एक अवृत्ताकार। जैसे उ, ओ, औ, उ, ओ, औ, ये वृत्ताकार के उदाहरण हैं। एक अवृत्ताकार के उदाहरण हैं आ, ई, ऋण, आ, ई, री, ए, आई। तो ये ओष्ठ के आधार पर इसको हम बोलते हैं ओ, ओ, औ। मतलब हमने यहाँ पर ये देखा कि इन सब में होठ का इस्तेमाल हो रहा है, और इसमें ओष्ठ का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। आ, ई, री, ए, ऐ, होष्ठ का कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसके होष्ठ के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। इसके बाद आता है मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर ये देखिए, एक विवृत होता है, संवृत्त, अर्ध संवृत्त, संवृत्त, अर्ध संवृत्त, विवृत्त, अर्ध विवृत्त। तो संवृत्त का मतलब होता है बंद होना या सकरा होना, जैसे ई, उ, री।
ई उ ऊ ऋण। तो ये क्या है, समृद्ध है, मतलब ई उ ऊ ऋण, मतलब ये समृद्ध का मतलब बंद होना के अर्थ में, मतलब सकरा होना। इसका समृद्ध का मतलब होता है सकरा होना। इसको बोलने के आधार पर मुंह हम सकरा हो जाता है बोलने के आधार पर, जैसे समृद्ध ई उ ऊ ऋ। और अर्ध सकृत, अर्ध समृद्ध में कम थोड़ा सकरा होना, जैसे कम सकरा होने में ए ओ, इसमें सिर्फ दो है, एक ए है एक ओ है, ये हो गया। उसके बाद आता है विवृत। विवृत का मतलब पूरी तरह से खुला होना, जैसे आ ये क्या है, विवृत है, और मतलब पूरी तरह से खुला हुआ होना। एक अर्ध विवृत का मतलब होता है आधा खुला हुआ होना। अर्ध विवृत में देखिए, अर्धविवृत मतलब अर्धविवृत में ए आय ओ आओ है, ए आय ओ आओ। तो समृद्ध में सकरा होता है मुंह, ई आई ई उ ऊ ऋण। अर्ध समृद्ध में कम सकरा होता है मुंह, ओ मुख कम सकरा होता है, ए और ओ है। विवृत में आ खुला हुआ मुंह होना, मतलब ये खुला हुआ होना। अर्ध विवृत में कम खुला हुआ होना, आधा खुला हुआ होना, ए आए ओ आओ। तो ये मुख के आकृति के आधार पर हो गया। तो इस तरह से आपने ये देखा कि स्वर में कितने प्रकार होते हैं, कहाँ कौन कौन से सारे हमने स्वर बताया कि जीभ के आधार पर, मुख के आधार पर, होठ के आधार पर, इन सभी उच्चारण के आधार पर इन सभी स्वरों के बारे में हमने विस्तार से बताया। अब अगले चैप्टर में हम आपको व्यंजन के बारे में बताएंगे कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें आशा है कि स्वर के बारे में आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे।